हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक लंबे समय से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन अब फिलहाल मैं फ्री हूँ पूरी तरह से, तो अब आपके लिए वीडियो की एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दरअसल मेरे जो काम अटके हुए थे वो पूरे हो गए हैं, तो पूरी तरह से मैं भी फ्री हूँ इस समय। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए अपनी वीडियोज़ को लेकर के। अब आपके लिए लगातार यहाँ वीडियो अपलोड की जाती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो लास्ट टाइम टॉपिक छोड़ा था हमने, तो वो उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित यहाँ टॉपिक चल रहा था। और उत्तराखंड के भूगोल में मैं काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ा चुका हूँ। उत्तराखंड का जो बेसिक भूगोल था, उसमें जो फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। वरहत हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय में आपको बता चुका हूँ। और ये जानते हैं आप सभी लोग कि इसके अंदर जितने भी ताल, ग्लेशियर, दर्रे वगैरह थे, पर्वत चोटियाँ थी, वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ। उससे बाहर बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि कोई सवाल उससे बाहर जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ मैंने वनों का इतिहास भी आपको पढ़ा दिया था। आज हम जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है उत्तराखंड में जो वनों के प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड में वनों के प्रकार का आप हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड में वनों का प्रकार, उत्तराखंड में वनों के प्रकार। तो उत्तराखंड में मुख्यतः जो वन पाए जाते हैं, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं या उनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो पहला प्रकार का वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर बनाइए हिमालयी उपोष्ण, हिमालयी उपोष्ण चीड़ के वन, चीड़ के वन, या इन्हीं कह देते हैं हम कोणधारी वन, कोणधारी वन। अगला जो हम पढ़ेंगे इसमें तीसरा प्रकार, तो वो पढ़ेंगे हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन। अगला पढ़ेंगे जो हम चौथा टाइप उत्तराखंड में वनों का, वो पढ़ेंगे अल्पाइन वन क्षेत्र, अल्पाइन वन क्षेत्र। सबसे पहले आपको इनके नाम रट लेने हैं। सबसे पहले आपका कार्य क्या होना चाहिए, जब आप ये अपने नोट्स में नोट्स बना रहे होंगे, तो पांचों नाम लिख करके आप इनके नामों को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। उसके बाद उसके अंदर की चीज आपको पढ़नी शुरू करनी है, ठीक है। पांचवें नंबर पर जो वन पाए जाते हैं, या उनको कह देते हैं वन नहीं है, वो घास के मैदान है। तो घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक है दोस्तों। अब इन सभी वनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शब्द हैं, कई स्टूडेंट्स को ये शब्द समझ में नहीं आते कि ये उष्ण कटिबंध क्या हो गया, ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया। तो दोस्तों, ये जो कटिबंध हैं, ये टेम्परेचर के हिसाब से पृथ्वी पर माने गए, मतलब कटिबंध है, पृथ्वी पर माने गए क्षेत्र हैं। किस प्रकार से, देखिए, इसमें मुख्यतः आपके चार कटिबंध हम ले लेते हैं। एक तो उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, छोटे से तौर पर आपको यहां समझा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर दूसरा है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तीसरा आ जाएगा शीत कटिबंध, और चौथा आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो मैंने बताया ये टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करते हैं, यानी जो एरिया, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो ज्यादा गर्म वाला जो क्षेत्र होगा पृथ्वी का, या जहां सीधा सूरज पड़ेगा तो वहां ज्यादा गर्मी होगी, तो उस वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। और जहां से पृथ्वी की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहां थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है, थोड़ा सा ठंडा क्षेत्र वो कहा जाता है, तो उसे नीचे वाले उसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा गर्मी जहां पड़ेगी तो उसे उष्ण कटिबंध कह देंगे, ठीक है। थोड़ी सी कम गर्मी जहां पड़ेगी उसे उपोष्ण कटिबंध कह देंगे। सर्दी जहां पड़ेगी, यानी पृथ्वी की किरणें तिरछी, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो उसे शीत कटिबंध का क्षेत्र कह देंगे। और फिर शीतोष्ण कटिबंध, यानी इससे कम ये वाला क्षेत्र होता है, यानी देखो सबसे गर्म ये वाला क्षेत्र, उससे कम गर्म ये वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर ये तो ठंडा ही रहता है, और फिर ये जो आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये इससे कम ठंडा होता है। लेकिन इस प्रकार से ये जो
कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखाएं, ठीक है, और फिर आपकी आर्कटिक और अंटार्कटिक, तो इन क्षेत्रों में कटिबंध का जो विस्तार होता है, ठीक है, तो वो हम ज्योग्राफी के टॉपिक में देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हमें जो समझने वाली चीज है, हमने मोटे तौर पर ये समझ लिया कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध ये होते क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में वनों का प्रकार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन है। तो देखिए इसके बारे में पहला तथ्य देखिए उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ये 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो वन पाए जाएंगे 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। दूसरा पार्ट, ये दूसरा पॉइंट, इसमें क्या है कि ये जो वन पाए जाएंगे ये शिवालिक रीजन के वन है। शिवालिक क्षेत्र व तराई भाबर, शिवालिक क्षेत्र व तराई भाबर के क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो निचली वाली बेल्ट है ये पूरी आपकी, ठीक है, देहरादून से लेकर हरिद्वार, हरिद्वार से लेकर के फिर और आगे चले जाइए आप, ठीक है, नैनीताल, नैनीताल से आपको उधम सिंह नगर, ये पूरी जो बेल्ट है ये वाली बेल्ट में ये वनों का विस्तार देखने को मिलता है, यानी निचले रीजन में, हिमालय के निचले रीजन में देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें जो वनों के प्रकार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके चीड़, वो सॉरी साल, सागौन, शीशम, तुन, शहतूत, ये सारे वृक्ष यहां आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें चौथा पॉइंट आप ये बना सकते हैं, जिस प्रकार से आपको समझ ही आ रहा होगा कि पर्णपाती वन तो वर्ष भर ही अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, तो यानी इनमें पतझड़ होता है, इनमें पतझड़ होता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये वनों के बारे में समझ गए होंगे कि उत्तराखंड में जो पहले प्रकार का वन है यानी उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, ठीक है, कटिबंध के बारे में समझा चुका हूं। अब पर्णपाती वनों की विशेषताएं क्या है, यहां से बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरे वनों के बारे में देखते हैं, हिमालय उपोष्ण चीड़ के वन। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है चीड़ के वन, यानी यहाँ चीड़ के वनों की आपको प्रधानता देखने को मिलेगी। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में पहला तथ्य है आपका, पहला पॉइंट है कि जो ये ऊंचाई पर, मतलब किस ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं आपके, तो चीड़ के वन आपको देखने को मिलते हैं 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर इनका विस्तार है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं चीड़ के वनों के बारे में। तो चीड़ के जो वन है इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं आप। तो यहाँ चीड़ के वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलेगी, चीड़ के वृक्षों की प्रधानता, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, चीड़ के वृक्ष से एक हमें तरल पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम लीसा के नाम से जानते हैं। तो लीसा यानी इसी वाले रीजन से हमें लीसा की प्राप्ति होगी और चीड़ के वनों की यहाँ प्रधानता देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट, उत्तराखंड में जो चीड़ के वन है, चीड़ के वन उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक हैं, ठीक है, सर्वाधिक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में कभी सवाल आएगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ऑप्शन में रहेगा साल, चीड़, देवदार, बांज, तो सब ये उत्तर मारेंगे आप, चीड़ के वृक्ष सबसे ज्यादा हैं। और पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, इन वनों का आर्थिक महत्व सर्वाधिक है, इन वनों का आर्थिक महत्व यानी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। पूछा जा सकता है किन वनों का महत्व सर्वाधिक, आर्थिक महत्व सर्वाधिक है उत्तराखंड में, तो वो भी आपके ये चीड़ के वन ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये दो टॉपिक आप समझ गए होंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और हिमालय उपोष्ण चीड़ के वन। अब तीसरे टॉपिक में देखते हैं हिमालय शीतोष्ण सदाबहार वन। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। पहले इसको मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाए, ठीक है। तो हिमालय शीतोष्ण सदाबहार वन में आ जाइए, ठीक है। सदाबहार वन से आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये वर्ष भर सदाबहार रहते होंगे, यानी ये वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। मतलब फिर मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था, इसका ये मतलब नहीं कि पत्तियां गिराते ही नहीं है, थोड़ी बहुत मात्रा में पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है वृक्ष हरा भरा है, फिर से वो पत्तियां आ जाती हैं तो कोई अन्य पत्तियां गिर जाती है, यानी इस प्रकार से क्रम चलता रहता है और ये हमेशा सदाबहार बने रहते हैं, ठीक है। तो हिमालय शीतोष्ण सदाबहार वन, सबसे पहले इनकी हाइट देख लेते हैं। 1500 मीटर से 2800 मीटर वाले रीजन में ये वन देखने को मिलते हैं, ठीक है, 1500 से 2800 मीटर। और सदाबहार रहते हैं वर्ष भर, तो दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, वर्ष भर सदाबहार बने रहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें। तो यहां बांज और बुरांश, बांज व बुरांश के वृक्षों की प्रधानता है, बांज व बुरांश के वृक्षों की प्रधानता। ठीक है, तो बांज और बुरांश के वृक्ष यहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी मात्रा में राई, देवदार और कैल के वृक्ष भी यहां देखने को मिल जाते हैं। राई, देवदार व कैल, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में। सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाएंगे यहाँ? बांज और बुरांश के वृक्ष यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में, क्योंकि ये वर्ष भर सदाबहार बने रहते हैं, तो पर्यावरण की दृष्टि से अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है पेड़ वृक्ष कौन सा है, तो वो आपका मतलब यही वाला रीजन वाले वृक्ष हैं। तो चौथा लिख लीजिए, पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से सदाबहार वनों से संबंधित टॉपिक भी आपका पूरा होता है। आगे आ जाइए, अब देखते हैं हम अल्पाइन वन क्षेत्र के बारे में। तो अल्पाइन वन क्षेत्र के बारे में यहां देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी हाइट के बारे में। तो अल्पाइन वन क्षेत्र वाला जो वो रीजन है आपका, वो 2800 मीटर से 3800 मीटर के मध्य में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें। यहां जो वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है वो है देवदार, मुख्यतः यहां देवदार मिलेगा आपको, सिल्वर फर्न, ब्लू पाइन, स्प्रूस, ये सारे वृक्षों की यहां प्रधानता देखने को आपको मिलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, कि जो यहाँ के वन है, इस क्षेत्र के वन है, तो इनमें जो है इनका प्रयोग सबसे ज्यादा आपका फर्नीचर उद्योग और भवन निर्माण उद्योग में किया जाता है। ठीक है, यहाँ की जो लकड़ी है वो फर्नीचर उद्योग व भवन निर्माण उद्योग में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, भवन निर्माण उद्योग में। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखिए, भोजपत्र भी इसी रीजन में मिलता है या इसी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, भोजपत्र भी इसी रीजन में या इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसी क्षेत्र में मिलता है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था, तो आप नोट करके लिख लेना कि भोजपत्र किस पर्वतमाला में मिलता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये भोजपत्र देखने को मिलता है, इसको आप नोट में लिख लेना। ठीक है, और पांचवें पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, ये जो देवदार है, ये देवदार, ठीक है, इससे सुगंधित तेल निकाला जाता है राज्य में। ठीक है, जो देवदार का वृक्ष है, देवदार के वृक्ष से राज्य में सुगंधित तेल निकाला जाता है, और राज्य में इस देवदार के वृक्ष को देवताओं के वृक्ष की संज्ञा दी गई है। तो पांचवा पॉइंट यही लिख लीजिए, देवदार से सुगंधित तेल निकाला जाता है, सुगंधित तेल निकाला जाता है, और इसी देवदार को राज्य में इसे देवताओं का वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, देवताओं का वृक्ष की संज्ञा या कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 4 प्रकार के वन आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अल्पाइन वन क्षेत्र का टॉपिक आपका यहीं तक है। ठीक है, अब देख लेते हैं घास के मैदान के बारे में। तो घास के मैदान से संबंधित टॉपिक ये देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर समझेंगे घास के मैदान के बारे में। चलिए, ये घास के मैदान। तो घास के मैदान जो देखने को मिलते हैं आपको, सबसे पहला पॉइंट है 3800 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर, 3800 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, मतलब या तो ये कह लीजिए कि वन श्रृंखला से ऊपर, यानी वन रेखा जहां तक है उससे ऊपर, और हिम रेखा जो है उससे नीचे का जो क्षेत्र है वो कहलाता है घास के मैदान। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन्हीं घास के मैदानों को गढ़वाल में क्या कह देते हैं आप? गढ़वाल में बुग्याल, व कुमाऊं में पयार। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में इन्हें मीडो व अल्पाइन पास्चर के नाम से भी जाना जाता है, मीडो व अल्पाइन पास्चर।
ठीक है, चौथा पॉइंट वही लिख लीजिए जो मैं अभी बोल रहा था, वन रेखा से ऊपर, वन रेखा से ऊपर व हिम रेखा से नीचे इनकी स्थिति है। हिम रेखा से नीचे इनकी स्थिति है, या ये पाए जाते हैं। वन रेखा समझ गए ना, जहां तक वन थे वहां तक, ठीक है, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं। और हिम रेखा से नीचे यानी जहां बर्फ पड़नी शुरू होती है, तो उससे नीचे वाला जो रीजन है वो कहलाता है घास के मैदान वाला रीजन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट। तो पांचवें पॉइंट के रूप में ये समझिए, ये जो घास के मैदान है ये मुख्यतः मतलब यहाँ घास कब उगनी शुरू होती है, तो घास के जो मैदान है वो मई से अक्टूबर के बीच में यहाँ मखमली घास के मैदान बिछ जाते हैं। क्योंकि मई के बाद क्या होता है, वो जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू होती है और अक्टूबर के बाद फिर से बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है इन रीजनों में, तो इसीलिए घास के मैदान क्या है, बर्फ के पिघलने के कारण बन जाते हैं। तो मई से अक्टूबर के मध्य घास के मैदानों का हमें निर्माण देखने को मिलता है उच्च हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, तो समझ गए आप, इस प्रकार से ये उत्तराखंड में वनों की स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार के जो वन देखे, पर्णपाती वन, वो अपने पत्तों को गिरा रहे थे। ठीक है, और पत्तों को गिरा रहे थे, तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट वृक्ष थे साल, सागौन, तुन और सहतूत वगैरह वो सब थे। ठीक है, चीड़ के वनों का आर्थिक महत्व सर्वाधिक था, ध्यान रखना। ठीक है, सदाबहार वनों का पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये वन थे। ठीक है, अल्पाइन वन क्षेत्र का प्रयोग जो है उद्योग धंधों में और फर्नीचर उद्योग में किया जा रहा था। ठीक है, जो घास के मैदान है तो वो मैंने आपको समझा दिया, गढ़वाल में बुग्याल और कुमाऊं में इनको पयार, और साथ में कहीं कहीं इनको मीडो व अल्पाइन पास्चर भी कहते हैं। ठीक है, मेरी बुग्याल वाली वीडियो आप जरूर देखे जाकर के, जिसमें मैंने बुग्याल पढ़ाए हैं, तो उसमें मैंने ये बताया कि बुग्याल के कितने प्रकार हैं उत्तराखंड में। टोटल 5 प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में, वो सारे मैंने वहां आपको समझाए हैं, तो उनको भी आप वहां से जाके क्लियर कर ले जरूर। ठीक है, अब तो ये तो हो गया उत्तराखंड में वनों के प्रकार। अब उत्तराखंड में ऊंचाई के हिसाब से वनों के प्रकार देखेंगे हम, तो ऊंचाई के हिसाब से वनों के प्रकार को चलिए आइए समझते हैं अगले टॉपिक के रूप में। तो हेडिंग बना लीजिए, ऊंचाई के अनुसार उत्तराखंड में वनों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, और पहला नंबर लिख लीजिए यहां 300 मीटर से नीचे, 300 मीटर से नीचे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाइए 300 से 600 मीटर तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनाइए, ये ऊंचाई के हिसाब से वनों का वर्गीकरण देख रहे हैं यहां, 600 से 1200 मीटर तक। ठीक है, अगला देखिए चौथा, 1200 से 1800 मीटर तक। फिर अगला बनाइए पांचवा, 1800 मीटर से 3000 मीटर तक। और फिर लास्ट बनाइए 3000 मीटर से ऊपर, 3000 मीटर से ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 300 मीटर से नीचे कितने वन पाए जाते हैं। तो 300 मीटर से नीचे पाए जाते हैं उत्तराखंड के 12% वन। ध्यान रखना इनका आंकड़ा, 300 से 600 मीटर तक पाए जाते हैं 12.3% उत्तराखंड के वन। ठीक है, 600 से 1200 मीटर तक 16.3%। ठीक है, 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक 22.8% वन। ठीक है, 1800 मीटर से 3000 मीटर तक तो 28.8% वन। ठीक है, और 3000 मीटर से ऊपर आपके देखने को मिलते हैं 7.5% वन। ठीक है दोस्तों, ये जो ये है मतलब ये 1200 से 1800 मीटर तक, ये थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ गलत हो गया, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये 22.3% है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि ऊंचाई के हिसाब से उत्तराखंड की किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं, तो आप देख लीजिए सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक 28.8% वन देखने को मिल रहे हैं। और अगर पूछे कि सबसे कम वन उत्तराखंड की ऊंचाई के हिसाब से कहां देखने को मिलते हैं, तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे कम वन देखने को मिल रहा है 7.5% वन। तो उम्मीद करता हूं ये आप सवाल एग्जाम में मार लेंगे अगर आता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा समझते हैं उत्तराखंड का वरदान बांझ के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तराखंड का वरदान
बांज, ठीक है। उत्तराखंड के वरदान के उपनाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इसका वानस्पतिक नेम है, ठीक है, तो वानस्पतिक नेम देख लेते हैं इसका, या वानस्पतिक नाम। क्वारकस, क्वारकस, लियोको, लियोको, ठीक है, ट्राइको कोरा, पूरा एक साथ है, ट्राइको कोरा, ये इसका वानस्पतिक नाम है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी यह किस जलवायु का पौधा है? एक, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक पौधा है। तीसरा पॉइंट, उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, 5 प्रजातियां। 5 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो देख लीजिए, पहला सफेद, दूसरा हरा या मोरू, तीसरा भूरा या खरस, चौथा फलियात, फलियात, और पांचवा देख लीजिए रियाज, ठीक है। ये 5 उत्तराखंड में इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे संपूर्ण विश्व में इसकी बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड में ये 5 प्रजातियां आपको यहां देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं, चौथे पॉइंट के बारे में। तो इसे राज्य में शिव की जटा कहते हैं, शिव की जटा, ठीक है। राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य में इसे शिव की जटा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके जो हैं कुछ बांज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी मैंने आपको बताया कि विश्व में इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि विश्व में इसकी 40 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बाकी उत्तराखंड का वरदान बांज में यही है, ठीक है दोस्तों। तो कल से हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उत्तराखंड के भूगोल में, वो देखेंगे कि यहाँ कितने प्रकार की आपकी जो वो हैं औषधियाँ, ठीक है, जो उत्तराखंड में औषधियों के प्रकार हैं, वो कितने प्रकार की औषधियां यहाँ पाई जाती हैं और साथ ही उनका क्या क्या योगदान है, ठीक है। मतलब वो किस रोग का नाशक हैं या किस औषधि के रूप में वो प्रयोग की जाती हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के लोग उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंतिम टॉपिक के रूप में हम यहाँ वनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको देखेंगे। नदियों का टॉपिक देखते हुए उत्तराखंड का भूगोल को पूरा करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।